Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to continue our first chapter exercise. Right? Let's start with the question number 1.21. The following data were obtained when dinitrogen and dioxygen react together to form different compounds. Right? यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर जब डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं. सही है. पहला हमें दिया गया है whenever 14 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन react with 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन it will form some compound. Then 14 ग्राम of dinitrogen react with 32 ग्राम of dioxygen it will form another compound, right? Whenever 28 ग्राम of dinitrogen reacting with 32 ग्राम of dioxygen it will form another compound, right? ऐसे ही 28 ग्राम of dinitrogen reacting with 80 ग्राम of dioxygen it will form other compound. हमें क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए, which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data, give its statement. right? यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा जो लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो कौन सा फॉलो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. सही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डाई नाइट्रोजन है उसका मास यहाँ पर 14 है, यहाँ पे 28 है. तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे 28 है तो इससे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 28. सही है. अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें सिर्फ डाई नाइट्रोजन के मास को हम नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, हमें साथ में डाइऑक्सीजन के मास को भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो क्या आ जाएगा 32. सही है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64. सही है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कि हमारा मास है वो क्या है, तो यहाँ पे फिक्स मास के साथ जो ऑक्सीजन का मास है वो डिफरेंट है. ये सारे मास कैसे हो गए, नाइट्रोजन के तो फिक्स हो गया. ये जो मास आ रहे हैं 32, 64, 80 वो क्या है, तो 16 के ही वो क्या है मल्टीप्लाइज है. मतलब अगर हम इनका रेशियो लें तो वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर मिलेगा इसका रेशियो. सही है. और ऐसा कौन सा लॉ है जो हमें ऐसा पता है, तो whenever one element having a fixed mass and other element combine in the simple whole ratio, right? कि जो another element हमारे कंबाइन होते हैं वो किस में कंबाइन होते हैं, सिंपल होल रेशियो में. तो वो जो लॉ है वो कौन सा होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सही है. तो हमें उसी के लिए क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है. जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसका ही हमें क्या करना है, तो स्टेटमेंट लिखना है. सही है. तो आप उसका स्टेटमेंट लिख सकते हो. क्या आएगा स्टेटमेंट, whenever the one element combine in a fixed ratio with the other element having a ratio which is in the form of a simple whole number, the law of multiple proportion is followed by that elements. right? now जो उसका क्वेश्चन है फर्स्ट, उसमें हमारा बी दिया गया है. बी क्या दिया गया है, तो हमें जो 1 किलोमीटर है उससे मिलीमीटर में और पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है. सही है. अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किलोमीटर में भी मीटर है, मिलीमीटर में भी मीटर है और पिकोमीटर में भी क्या है, मीटर. तो हम क्या कर सकते हैं, पहले सारे जो हमें किलोमीटर को मिलीमीटर पिकोमीटर में कन्वर्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम सारे टर्म को मीटर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. तो यहाँ पहले में हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. सही है. अब यहाँ हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मिलीमीटर और मीटर के बीच का भी क्या देख लेते हैं हम, तो रिलेशन देख लेते हैं. तो जो भी मीटर है तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीमीटर. सही है. क्योंकि आपको क्या पता है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर. तो आपको मीटर के अकॉर्डिंग लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर. सही है. ये आपको रिलेशन पता है. तो अगर 1 मीटर के अकॉर्डिंग कितना होता है, तो हमारे पास तो कितना है 10⁻³ मीटर.
तो उसके लिए कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, तो हो जाएगा 10⁻³ प्लस 3 10⁻6 मिलीमीटर। मतलब कि जो हमारा 1 किलोग्राम है उसके लिए मिलीमीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। आई बात समझ में। अब हम पिकोमीटर की बात करें, सही है, पहला हो गया हमारा। अब हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना है पिकोमीटर में, सही है। तो अब पिकोमीटर में क्या होगा, तो वैसे ही जैसे 1 मीटर इज इक्वल 10⁻³ मिलीमीटर होता है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर होता है, सही। क्यों? क्योंकि आपको रिलेशन पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। और अगर मीटर के लिए हमें पिकोमीटर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले डिनोमिनेटर में जाएगा और फिर ऊपर जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, सही है। तो अब हमें तो 1 मीटर के लिए 10⁻12 पिकोमीटर होता है, हमें चाहिए 10⁻³ मीटर के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो उसके लिए क्या हो जाएगा 10⁻12 इंटू 10⁻³ पिकोमीटर, सही है। तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 10⁻15 पिकोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने होते हैं 10⁻15 पिकोमीटर। आई बात समझ में। चलो अब दूसरे की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे है हमारे पास 1 मिलीग्राम इक्वल टू डैश किलोग्राम इक्वल टू डैश नैनोग्राम, सही है, ये नैनो है। अब यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है। तो सेम यहाँ पे जैसे अगले क्वेश्चन में किया वैसा ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, फिर किलोग्राम को, और नैनोग्राम के बीच का भी ग्राम के साथ हमें रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻³ ग्राम होता है, सही है। और यहाँ पे किलोग्राम दिया गया है तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻, सॉरी हमें तो ग्राम के साथ देखना है ना, तो किलोग्राम में तो कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम, सही है। कि 1 kg कितना होता है, 1 kg इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम, सही है। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब हमें तो 1 ग्राम के लिए नहीं चाहिए, पर 10⁻³ ग्राम के लिए चाहिए, तो 10⁻³ इंटू 10⁻3 1 के लिए होता है 10⁻3, तो -3 के लिए कितना हो जाएगा इतना, मतलब कि 10⁻6 किलोग्राम। आई बात समझ में। अब अगर यहाँ पे बात करें हम नैनोग्राम की, तो नैनोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन है 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम के लिए नैनोग्राम की बात करें तो 10⁻+9 नैनोग्राम हो जाएगा। हमारे पास है 10⁻³ ग्राम, तो हो जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻³ नैनोग्राम, जो कि हो जाएगा 9 - 3 तो 6 नैनोग्राम, सही है। तो यहाँ पे 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना आया 10⁻6 किलोग्राम, और यहाँ पे कितना आया तो 10⁻+6, सही है। अब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है 10⁻³ लीटर। अब हमें मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या पता है, जो हमारा मिलीलीटर है तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर होता है 10⁻⁻1 डेसीमीटर के जितना होता है। अब यहाँ पे क्यूब है तो हम भी यहाँ पे क्यूब ले लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 का क्यूब डेसीमीटर क्यूब, तो हो गया 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब जो रिलेशन चाहिए उसमें भी तो डेसीमीटर क्यूब ही है, यहाँ भी आया जो डेसीमीटर क्यूब ही आया। किसके अकॉर्डिंग आया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब तो किसके जितना होता है 1 मिलीलीटर के जितना, तो मतलब 1 मिलीमीटर लीटर कितने के बराबर हो जाएगा 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। आई बात समझ में। ओके अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 1.22। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3
into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the distance covered by the light into nanosecond. राइट, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो स्पीड दी गई है लाइट की जो कि है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, और हमें टाइम दिया गया है t इज इक्वल टू 2 नैनोसेकंड, और नैनोसेकंड में सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकंड, क्योंकि ये भी सिर्फ सेकंड में है तो इस नैनो को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड। अब हमें पता है क्या, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सही है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, तो उसे सब्जेक्ट कर लो तो फॉर्मूला हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। राइट, सो यू एंड रिप्लेस दैट टू वैल्यूज, सो यू विल गेट डिस्टेंस इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -1, क्योंकि यहाँ पे 10 टू द पावर 8 है, यहाँ पे 10 टू द पावर -9 है, यहाँ पे +8 है, यहाँ पे -9 है, तो अगर बेस सेम हो तो हम जो पावर्स है उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो +8 -9 हो जाएगा -1, और -1 तो क्या लिख सकते हैं हम, सिंपली उसे 6/10 तो हो जाएगा 0.6। सही है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 1.23। इन द रिएक्शन A plus B2 it gives AB2. Identify the limiting reagent if any in the following mixture. सही है कि अगर यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो वो कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। सही है, रिएक्शन क्या दी गई है, तो रिएक्शन दी गई है हमें A plus B2 it gives AB2। सही है, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये अकेला है तो एटम ही, ये यहाँ पे है तो मॉलिक्यूल है। वी कैन से दैट फॉर दिस रिएक्शन फर्स्ट 1 mole of A react with 1 mole of B and will produce 1 mole of AB2, right, in the terms of mole, right। अब अगर एटम्स के बारे में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 atom of A react with 1 molecules of, सही है, मॉलिक्यूल हो गया क्योंकि ये B2 है तो ये क्या हो गया, 1 molecule, 1 atom of A react with 1 molecule of B and will produce 1 molecule of AB2। सही है, इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा कुछ कह सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोल है उसका रेशियो भी 1:1 है, और जो एटम मॉलिक्यूल का रेशियो है वो भी 1:1 है। सही है, तो अगर हम पहले की बात करें, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर B के 1 मॉलिक्यूल है तो A का एटम भी कितना चाहिए, 1 ही चाहिए। सही है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, according to the equation 1 molecule of B react with 1 atom of A, so 200 molecules of B react with 200 atoms of A। सही है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 200 के साथ 200 रिएक्ट कर जाएगा तो 100 एटम जो A के है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। मीन्स हमें तो कौन सा क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 200 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए 200 एटम्स के साथ। सही है, तो क्या हो जाएगा, सो A will remain in excess, thus B will be limiting reagent। सही है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि B क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। सही है, अब दूसरा हम बात करते हैं तो वो मोल्स के अकॉर्डिंग है कि 2 moles ऑफ A रिएक्ट विथ 3 moles ऑफ B। सही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल में भी हमें रेशियो कितना है, 1:1 का है,
तो यहाँ अगर 2 मोल ऑफ ए है तो यहाँ पे हमें चाहिए कितने, 2 ही चाहिए, तो 1 तो बच जाएगा। तो खत्म कौन हो रहा है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है, तो जो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग रिएक्शन, जो कंज्यूम हो जाता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पहले में बी था, यहाँ पे आप देखो तो कंज्यूम कौन हो रहा है, कौन पूरी तरह से यूज हो रहा है, तो ए पूरी तरह से यूज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दूसरा है उसमें क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा ये। अब तीसरे की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 100 एटम्स ऑफ ए रिएक्ट विथ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो एक के साथ एक, तो 100 के साथ 100, मतलब यहाँ पे ए और बी पूरी तरह से यूज हो जाएंगे, दोनों में से कोई भी बचेगा नहीं। अगर कोई भी नहीं बच रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट, राइट। इन दिस 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 2.5 मोल ऑफ बी, तो हम ये कह सकते हैं कौन हो जाएगा, हमारा बी, क्योंकि उसके 2.5 के साथ सिर्फ 2.5 ही यूज होंगे, तो बाकी के तो बच जाएंगे के। तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो गई ड्यू टू द बी, क्योंकि वो लिमिटेड था, वो कंज्यूम हो गया, तो उसी वजह से वो हो जाएगा बी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए लिमिटिंग रिएजेंट। सही है, तो आप ड्यूरिंग रिएक्शन जो भी कंज्यूम हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और हमारा जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नाउ एक्सरसाइज 1.24, dinitrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइनाइट्रोजन रिएक्टिंग विद डाइहाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग एमोनिया, एमोनिया हैविंग NH3 formula, right? Now balance the equation, so you will get N2 plus 3H2, it gives 2NH3. Now calculate the mass of ammonia produced if 2 into 10 to the power 3 gram of nitrogen reacts with 1 into 10 to the power 3 gram of dihydrogen, right? हमें क्या करना है, तो हमें मास ऑफ एमोनिया जो ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा एमोनिया वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। कब, जब वी आर यूजिंग 2 into 10 to the power 3 gram of डाइनाइट्रोजन एंड 1 into 10 to the power 3 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। जब हम 2000 ग्राम डाइनाइट्रोजन को 1000 ग्राम डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब जो एमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विल एनी ऑफ 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, कि ड्यूरिंग रिएक्शन कोई अनरिएक्टेड रह रहा है रिएक्शन में, इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। अगर रह रहा है तो उसका मास कितना है, कितना अनरिएक्टेड रह रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कि यहाँ ड्यूरिंग रिएक्शन कोई लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा। सही है, तो वो कैसे फाइंड आउट होता है, तो वो फाइंड आउट होता है मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सही है, उसके लिए क्या करेंगे हम पहले, तो उसके लिए पहले हमने कर लिया बैलेंस रिएक्शन लिख ली। उसे रीड कैसे कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ एमोनिया, राइट। और वी कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ ग्राम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या है 14, तो 14 to 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक का मास है, एटॉमिक मास है 1, और ऐसे 3 to 6 हाइड्रोजन है, तो 6 का मास हो जाएगा 6 ग्राम। सो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ एमोनिया। सही है, अब हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, पहले मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करना है। उसका जो नंबर लेस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे कि हमने लिमिटिंग रिएजेंट के लेक्चर में बात की थी। सही है, तो यहाँ पे पहले मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो मोल्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, इट विल बी अ मास बाय मोलर मास। Mass given is 2000 for the dinitrogen and the molecular mass for the dinitrogen is 28. So you will get the moles of the dinitrogen is 71.4285, right? Now the moles of dihydrogen will be a mass by molar mass, right? Mass is 1000 divided by 2, so you will get the 500 moles of dihydrogen. Now you have to find out the ratio of moles divided by stoichiometric coefficient for the nitrogen. Here in reaction you can see that
The stoichiometric coefficient for the nitrogen is 1. So divide its mole by the 1. So you will get 71.4285, right, for the nitrogen. And for the hydrogens, take same ratio, right? Here the moles of hydrogen is 500 and stoichiometric coefficient for the hydrogen is 3. So divide its mole by the 3. So you will get a digit 166.66, right? Now from these two you can decide that this ratio for the nitrogen is less. And if the ratio of moles and stoichiometric coefficient is less, means it will be our limiting reagent, right? So we can say that nitrogen is the limiting reagent and H2 is excess reagent. जो बच जाता है वो excess होता है, जो use हो जाता है वो limiting reagent हो जाता है. So reaction will carried out according to the nitrogen. सही है, जो भी हमारा limiting reagent होगा उसी के according क्या होगी, reaction carried out होगी, और product है वो भी किसी के according form होगी, तो उसी के according. From this equation we can see that whenever, अब क्या है तो हमें इसे अभी भूल जाना है, जो हाइड्रोजन है उसे क्या करना है, भूल जाना है. सिर्फ किसे ध्यान में रखना है कि N2 और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा हमारा अमोनिया. Now whenever 28 gram of nitrogen react, it will produce 34 gram of ammonia, right? And during reaction we are using 2000 gram of dinitrogen, means we can easily find out how much ammonia will be produced, right? So from the equation we can write that 28 gram of dinitrogen react and will produce 34 gram of ammonia, right? And whenever we use 2000 gram of nitrogen, it will produce how much ammonia, right? So cross multiply that and you will get the answer 2428.57 gram of ammonia will be produced during the reaction. सही है, तो इतना ammonia produce होगा. अब हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि रिएक्शन में कोई अनरिएक्टेड बच जाता है और हाँ तो कितना. सही है, तो हाँ यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट है, मतलब कि एक्सेस अमाउंट में यूज हुआ है, तो नाइट्रोजन जितना है उसके अकॉर्डिंग वो यूज होगा और बाकी का बच जाएगा. तो अनरिएक्टेड फाइंड आउट करने के लिए पहले कितना यूज होता है वो हमें फाइंड आउट करना जरूरी होता है. तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि 28 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, राइट? फ्रॉम दिस इक्वेशन कि यहाँ पे 28 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करता है, 6 ग्राम के साथ. तो रिएक्शन में हमने यूज कितना किया, 2000 जितना. तो 28 ग्राम रिएक्ट with 6 gram of hydrogen, then 2000 gram of dinitrogen react with how much of hydrogen, right? So you will get the used hydrogen during reaction, which is 428.57 gram, right? Now we want to find out the left unreacted mass of the hydrogen, right? For that we can subtract the using a hydrogen during reaction from the total hydrogen which is available during the reaction. स्टार्टिंग में हमने कितना यूज किया था, 1000 जितना, उसमें से यूज कितना हुआ, तो 428.57 जितना यूज हो गया, तो बच कितना गया, 571.43 ग्राम जितना क्या हो जाएगा, बच जाएगा अनरिएक्टेड. आई बात समझ में? तो इतना अमोनिया प्रोड्यूस होगा, सही है, और ये जो है वो क्या होगा, बच जाएगा. आई बात समझ में? पहले क्या करना है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है. फॉर दैट यू हैव टू टेक अ रेशियो ऑफ मोल एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सही है, वहां पे जो भी नंबर लेस आएगा वो हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो भी फॉर्म होगी और दूसरा रिएक्टेंट भी यूज होगा. तो उसी के लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी वो फाइंड आउट कर ली. फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग दूसरा कितना यूज होता है वो भी हमने इक्वेशन के थ्रू लिख सकते हैं. तो जितना लिया उसके साथ कितना यूज हुआ, तो पहले फाइंड आउट कर लिया जितना रिएजेंट हमारा दूसरा जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना यूज हो रहा है, उसे टोटल में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कितना बच जा रहा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, राइट? नाउ द क्वेश्चन नंबर ऑफ 1.25. How are 0.50 mole of sodium carbonate and 0.50 molar सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट? यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास अगर 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट हो या फिर 0.50 मोलर
सोडियम कार्बोनेट हो तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सही है। तो यहाँ पे हमें मोल दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, तो मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, सही है। यहाँ पे हम Na2CO3 का मोलर मास काउंट कर सकते हैं, और मोल तो दिया गया है, सही है। जो उसका मोलर मास है वो कितना आएगा, तो Na2CO3 है तो 2Na प्लस C प्लस 3O। Na का होता है 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, सही है। अगर आप इसको जोड़ लोगे तो आ जाएगा वो 106 ग्राम पर मोल, सही है। अगर 1 मोल हुआ तो उसका आ गया 106, यहाँ पे 0.5 है मतलब उसका आधा, तो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 है। तो मतलब 0.50 मोल का मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट के हैं। और अगर हमारे पास 0.50 मोलर ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो मोलर किसके लिए, मोलारिटी का एक टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि उतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, और इतने मोल का मीनिंग क्या होता है, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 0.50 मोलर है उसका मीनिंग होता है कि हमने 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिसोल्व किया हुआ है कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, सही है। तो ये सिर्फ हमारे पास डायरेक्ट क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसका मतलब होता है कि इतना हमने 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसोल्व किया हुआ है। ओके, अब हमारे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो क्या है, एक्सरसाइज 1.26। इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस। सही है, हमें क्या बोला गया है, अगर 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करता है 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन तो कितनी वाटर वेपर फॉर्म होगी वो फाइंड आउट करनी है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइहाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ डाइऑक्सीजन एंड इज प्रोड्यूसिंग वाटर वेपर, राइट। अगर आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2, इट गिव्स 2H2O, राइट। नाउ इस रिएक्शन के लिए अगर हम लिखना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेन एवर 2 वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 1 है, विल प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, राइट, क्योंकि वाटर कितना 2 मोल या 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रही है, सही है। यहाँ पे दिया गया है तो 10 दिया गया है हाइड्रोजन का वॉल्यूम और 5 दिया गया है किसका, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। अगर आप मेन इक्वेशन में देखो तो जो ये रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वॉल्यूम का वो क्या है, 2:1, सही है। अगर आप जो गिवन है उसका भी रेशियो लो, वो भी कितना आएगा, 2:1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो अगर 2 के साथ 2 फॉर्म हो रहा है वाटर, तो यहाँ पे हमने 10 वॉल्यूम लिया तो वाटर भी कितना होगा, 10 वॉल्यूम ही फॉर्म होगा, सही है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम अबोव बैलेंस इक्वेशन 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ 5 वॉल्यूम ऑफ O2 टू प्रोड्यूस 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि कंप्लीटली प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1.27, convert the following into a basic units, right। हमें क्या करना है, तो जो दिए गए हैं उसे बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें दिया गया है पिकोमीटर, तो उसका बेसिक यूनिट लेंथ का क्या हो जाता है, मीटर। तो मतलब इस पिकोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, सही है। नाउ 28.7 तो वैसे रहने दिया पहले हमने, अब क्या हो जाएगा, तो पिकोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना हो जाए तो हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर, राइट। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है कितना, 10⁻⁻12 मीटर। तो हम लिख सकते हैं 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, सही है। अगर आपको इसे फिर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने में प्रॉब्लम होती है तो मत कीजिए, ये बेसिक यूनिट ही है, सही है, लेकिन रॉन्ग मत करना। और इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो आप हमारे पास क्या हो जाएगा, हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है, उसे अगर हम 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे ऐड होता है, सही है, जो पावर होती है उसमें ऐड होता है। तो 2.87 इंटू 10⁻⁻12, एक डिजिट हम
कौन सी साइड गए, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर। सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28.7 पिकोमीटर इज इक्वल टू 2.87 इंटू 10⁻11 मीटर, राइट। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 15.15 माइक्रोसेकंड। सही है, तो यहाँ पे मेन यूनिट हमारा क्या है, बेसिक यूनिट सेकंड है, मतलब इस 15.15 को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में। अब माइक्रो है दिया गया, तो माइक्रो 1 माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6। सही है, तो 1 माइक्रो सेकंड है तो यहाँ पे हो जाएगा 15.15 10⁻⁻6 सेकंड। सही है, यहाँ पे भी अगर 1 डिजिट हम कौन से साथ जाए, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से 1 कम करना है, मतलब हमारे पास आ जाएगा 1.515 इंटू 10⁻⁻6 था, उसमें से 1 हमने ऐड किया तो हो जाएगा -5 सेकंड, क्योंकि -6 + 1 होता है -5, राइट। ना थर्ड वन इज 25,365 मिलीग्राम है। सही है, अब जो हमारा मास है, हमारा वेट है, किसमें हम उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो किलोग्राम। सही है, तो हमें क्या करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। जो हमारा मिलीग्राम है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना डायरेक्ट नहीं आता तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। सही है, तो 25365 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है, क्योंकि मिली का मतलब होता है -3, तो यहाँ पे हो गया -3। ये आपने लिखा तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ग्राम बेसिक यूनिट नहीं है, किलोग्राम बेसिक यूनिट होता है। अब ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम होता है, मतलब फिर से हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ किलोग्राम, तो हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻6 किलोग्राम, राइट। तो आप ये आंसर भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल है, उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। कितने डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट डेसिमल के साइड हमें लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, शिफ्ट करना है, तो हो जाएगा 10⁻6 + 4, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, प्लस करना है, तो हो जाएगा 2.5365 इंटू 10⁻² किलोग्राम। तो ये हो गया आपका बेसिक यूनिट। सही है, तो ये बिल्कुल भी भूल मत करना कि जो ग्राम है वो हमारा बेसिक यूनिट नहीं है, मास के लिए है किलोग्राम, तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना मत भूलना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1.28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, राइट। हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उसका मास दिया गया है, तो उनमें से किसके पास लार्जेस्ट नंबर और किसके पास सबसे ज्यादा एटम प्रेजेंट है, जो दिया गया है उसमें वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया गया है, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम एंड 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, राइट ना। यहाँ पे सारे मास हमें किस में दिए गए हैं, ग्राम में, तो हम ये बोल सकते हैं जो ग्राम में मास होता है वो क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है, क्योंकि यहाँ पे एटम ही है या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर हम बात करें जो किसी का भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करें हम, सही है, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने। सही है, कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने। तो अगर हमारे पास एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जितने मास हो तो उसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने। तो हमें जो गिवन है, गिवन मास, उसमें कितने प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। पहले में हमें ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किसमें कितने एटम प्रेजेंट है, तभी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। सही है, तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जितना मास हो तो उसमें प्रेजेंट होता है एवोगैड्रो नंबर जितने एटम। तो जो गिवन मास है उसमें कितना हो जाएगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आप डायरेक्ट भी हर बार ये टर्म लिखने की जगह डायरेक्ट भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। सही है, तो 1 ग्राम जो हमारा गोल्ड है उसमें कितना होगा, तो हमें क्या करना है, गिवन मास 1 ग्राम दिया गया है तो गिवन मास क्या हो गया 1, उसका एटॉमिक मास होता है 197,
सही है, तो उसका एटॉमिक मास इंटू एवोगेड्रो नंबर। तो उसके पास 1 ग्राम जो गोल्ड है उसमें हमारे एटम प्रेजेंट होंगे 3.055 इंटू 10⁻21 एटम्स। सही है। फॉर 1 gram sodium, given mass is 1 and atomic mass for the sodium is 23, and you have to multiply this term by the Avogadro number. So you will get the number of sodium present in 1 gram is 2.617 into 10⁻22 atoms, right? Similarly, for the 1 gram of lithium, here the atomic mass for the lithium is 7 and given mass is 1, and multiply this term by the Avogadro number. So you will get the numbers present in 1 gram of lithium is 8.6 into 10⁻22 atoms, right? Like that, atoms for the 1 gram of Cl2. Here, the atomic mass for the 1 Cl is 35.5. We are having a Cl2 molecule. So, molecular mass of Cl2 will be a 71, right? Because 35.5 multiplied by 2, you will get 71, right? And in that 71 gram of Cl2, the number of molecule present of Cl is 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर जितने, तो एक में कितना हो गया? सही है, तो वो हो जाएगा 1.695 into 10⁻22 atoms. Now you get the number of atoms present in all given elements, right? तो यहाँ पे पहले ये तो गोल्ड तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि उसका पावर कितना है 21, जबकि यहाँ पे सबके पावर कितने हैं 22। आंसर में यहाँ भी 22 पावर, यहाँ भी 22 पावर, यहाँ भी 22 पावर और यहाँ पे 21, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 2.6 है, 8.6 है और 1.6 है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा है लिथियम के लिए? तो हम ये कह सकते हैं दस द 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एटम के जो सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसके पास है? तो लिथियम के पास है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, राइट? नाउ द एक्सरसाइज 1.29, कैलकुलेट द मोलालिटी of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040, right? We have to find out the molality for the solution having a mole fraction for the ethanol is 0.040, right? We having a mole fraction for the ethanol, right? So mole fraction is represented by X. So mole fraction of ethanol, ETOH means ethanol, right? Equal to moles of ethanol divided by total moles of solution, right? तो solution में क्या है? ethanol as a solute और water as a solvent, क्योंकि water में ही solution बनाया गया है. So now here suppose that the amount of water is 1 kilogram. So 1000 gram, सही है, यहाँ पे 1000 ग्राम हो जाएगा. Now so we can find out the moles of water, which is mass by molecular mass. So we suppose that 1000 gram and divided by 18 its molecular mass for the water, right? So you will get the moles of water is 55.55 moles, right? Here in this formula replace the value of mole fraction of ethanol and moles of water, right? So you will get 0.04 equal to moles of ethanol divided by moles of ethanol plus 55.55. Now you have to cross multiply this term, right? So this term will be multiplied by 0.04, right? Now open the bracket. So this 0.04 will be multiplied with the moles of ethanol and also multiply with the 55.55. So in next term we do this the simplification of that bracket, right? Now here you having a moles of ethanol and also here moles of ethanol. So take this term to the other side of equal to. So sign will be the change for this term and you will get moles of ethanol minus 0.04 moles of ethanol equal to the multiply of 0.04 into 55.55 will be 2.222, right? Now here take a common moles of ethanol. Here the coefficient of moles of ethanol is 1. So 1 minus 0.04 moles of ethanol equal to 2.222, right? Now 0.96 moles of ethanol is equal to 2.22.
Here the 0.96 is in the multiplication of the moles of ethanol. So you have to carry this 0.96 into division, right? So moles of ethanol is equal to 2.22 divided by 0.96. So you will get moles of ethanol is equal to 2.314, right? Now we have to find out the molality. Molality is equal to moles of solute divided by moles of mass of solvent in kg, right? Now moles of solute you already find out, which is 2.314, right? And the mass of solute, in starting we suppose that the mass of solute is 1 kilogram. So replace both the term. So you will get the molality for the solution is 2.314 molar, right? इसका pronouns क्या होता है? Molar. Do you get it? Now next question. What will be the mass of one carbon C12 atom in gram, right? We have to find out the mass of carbon C12 in a gram, right? Now the 1 mole of carbon having a mass 12 ग्राम, राइट? अगर हम 1 मोल कार्बन की बात करें, उसके मोलर मास की बात करें, तो वो कितना होता है? 12 ग्राम होता है. इन द 1 मोल द नंबर प्रेजेंट ऑफ C12 आर अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो नंबर, राइट? वो कितने होंगे? जो C12 में कितने, 1 मोल अगर C12 ले लिया तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसके एवोगैड्रो नंबर जितने. तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 मास इज 12 ग्राम. सही है, 1 मोल का 12 होगा तो एवोगैड्रो नंबर जितने एटम का भी तो 12 ग्राम ही होगा. हमें कितने का चाहिए? 1 एटम का. अगर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम का 12 है तो 1 एटम का कितना हुआ, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो divide this molecular mass by this Avogadro number. So you will get the mass of 1 atom. So mass of 1 carbon atom in gram will be 1.99 into 10⁻⁻23 gram. Right? Hope you understand all the question. If there is any query, then you can ask me. Okay? और जो भी क्वेश्चन हमने नहीं लिखे हैं, सिर्फ मैंने आपको समझाया है, वो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे होमवर्क आपका भेजना है. ओके, थैंक यू.